मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान। हथियार फेंक दे अमान। एक बार फेंक चुका हूं। फेंक दे अमान। तो क्या होगा? कोई दूसरा उठा लेगा। इतनी नफरत अमान, ये सब भूल जा। अभी भी वक्त है। इस नफरत को क्यों? ये नफरत नहीं, नफरत के खिलाफ आवाज है। और ऐसे जिहाद के लिए मरने वाले को शहीद कहते हैं। सही क्या है आपा? जो 6 साल पहले मेरे साथ हुआ, क्या वो सही था? ये सिंह और सैयद साहब जैसे लोग, क्या वो सही? अगर ऐसे लोग चाहे तो सब कुछ संवार सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं आपा। उनके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत से वो हमें लड़ाते हैं, एक दूसरे से जुदा रखते हैं, ताकि उनका रुतबा, उनकी कुर्सी बनी रहे। अगर ऐसे लोग सही हैं तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं पाक हूं। फिल्म में तो आतंकवाद और सांप्रदायिकता की बात हो रही थी, लेकिन हमारा मुद्दा है कि क्या सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है? आप अपनी राय फेसबुक पर और ट्विटर के साथ साथ firstindianews.com पर भी भेज सकते हैं और हमें सीधे फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि क्या आपकी राय है। हम आपकी राय जाहिर करेंगे कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। हमारे साथ बीकानेर से जुड़ रहे हैं मनोज पुरोहित साहब। पुरोहित जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो अपने कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनसे मेरा निवेदन है जी कि ये जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आज 50 साल से ये मोस्टली कहीं न कहीं पावरफुल रहे हैं जी और सत्ता में यही रहे। भ्रष्टाचार होता क्या है इन्होंने जनता को सिखाया है। जी और एक साइड में ये कहते हैं भाई इनके नरसिम्हा राव ने सबसे पहले 1 लाख की रिश्वत ली लखू भाई धोखाधड़ी मामले में जी और इसके बाद ये लोग कहते हैं और इन्होंने धरती आकाश पाताल तीनों घोटाले कर दिए जी और ये 10 साल की इनकी सरकार की उपलब्धता है इनकी। और मेरा ये कहना है, ये जो बार बार जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सांप्रदायिकता कांग्रेस है, जो मुस्लिम लीग जो हिंदुस्तान के जिसने टुकड़े कराए, इसके साथ ये हैदराबाद और केरल में जाके चुनाव लड़ती है। बाइबल के अनुसार ये वो 7 सिस्टर में, आसाम के 7 सिस्टर में चुनाव लड़ते हैं। तो सांप्रदायिक ये स्वयं है या जनता को बेवकूफ बनाने की बीजेपी या और किसी को आरोप लगाते हैं कि साहब ये सांप्रदायिक है। पुष्पेंद्र जी, मैं देखो वो कह रहे हैं, पुरोहित जी का कहना है कि आप भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी चलाते हैं। देखिए, आज जनता में जो विकास, आज देश में जो विकास कांग्रेस ने दिया, आज जो जनता को ताकत दी, आरटीआई एक्ट किसने दिया, आज देश के अंदर मनरेगा किसने दिया, इस तरह की सैकड़ों योजनाएं जो कांग्रेस सरकार ने आज आम जनता के लिए दी है। पुष्पेंद्र जी, मैं सोच रहा था कि आप भी राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के नेता हैं, जो कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आप तो उनके साथ चलेंगे, लेकिन आप मैं मानता हूँ बड़े नेता हो गए हैं, आप पार्टी के बहुत अनुभवी बड़ा नेता मुद्दा है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार करे उसको राजनीति से बेदखल कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हम खुद भी चाहते हैं। कहाँ ले जाओगे आप पार्टी से? वो फिर नहीं खे पाएगी। अगर जो भ्रष्टाचारी है तो निश्चित तौर पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आप हो। और अभी आपको मौका ही कहाँ मिला? अभी आपकी चालू होती कुछ लड़ाई इसको लेकर के, कुछ चालू भी हो गई थी। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई थी बेसिकली, मेरे को मंत्री बनाओ, ये करो, और क्या। फारिक साहब, अभी आपको मौका नहीं मिला तो इसलिए आप हंस रहे हैं। देखिए, मौका मिलने का खैर हमको जरूरत नहीं है, हम लोग सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल से इसमें आए हैं। जब पॉलिटिक्स में आए उसके बाद जरूरत ये पड़ती है, लड़ाई शुरू हो ही गई थी भ्रष्टाचार। देखिए, जरूरत तब पड़ती है, नॉन पॉलिटिकल जरूरत तब पड़ती है जब आपको करोड़ों रुपए खर्चा करके चुनाव लड़ना पड़े और चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्चा करना पड़े, तब आप वसूल करना चाहते हो। हमारी पार्टी जनता से 10-20 रुपए लेकर के अपना पार्टी बनाती है, चलाती है। हमारी पार्टी में जो लोग आए हैं वो केवल देश को बदलने के लिए आम आदमी आए हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई एक वंश की पार्टी नहीं है। ये वो सारे आम आदमी है जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जिन्होंने आंदोलन किया और मजबूरी में पार्टी बनाई। तो ये जब अनफेयर मींस यूज नहीं कर रहे हैं पैसा लाने के लिए, हम डोनेशन देते नहीं है किसी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। विदेशों से धन आ रहा है, ये देखो आप। देखिए, विदेशों से धन जो आता है वो इंडियन से आता है। किसी विदेशी नागरिक से आता है। अगर आपकी पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए तो आप जनता के बीच जाओगे। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम जनता से पैसा। आप कह रहे हो कि हमें देश में आगे बढ़ने के लिए अब हमें नेतागिरी में आना, लोकसभा में जाना, प्रधानमंत्री बनना, तब देश को हम बदलेंगे। इसके लिए हमें पैसा चाहिए। अगर आप जनता आप लोगों को चाहती है तो बिना पैसे के भी हम प्रीफर करते हैं किसी भारतीय विदेशी से पैसा लेने का, बजाय अदानी या अंबानी से पैसा ले और उनके अकाउंट तक दब जाए। आप उनके हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और बाद में उन्हीं के लिए आप गैस के दाम बढ़ाएंगे। यही बात महत्वपूर्ण थी डोनेशन की, पॉलिटिकल डोनेशन की। हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते रहते हैं, जो हम पिछले रिकॉर्ड देख रहे थे 5 साल के, जिसमें कांग्रेस को 1000 करोड़ की करीबन
चंदा मिला है, पॉलिटिकल डोनेशन। उसके थोड़े रिकॉर्ड जा रहे हैं। आपका कोई सवाल है इसी संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में बार बार ये बात होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल डोनेशन है उस पर सब पार्टियां चुप हैं, जो एक करप्शन की बड़ी जड़ है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखेंगे तो इनके पूरे मतलब मैं विशेष करके कांग्रेस बीजेपी को ही इस पे कटघरे में लाऊंगा, बाकी पार्टियां भी उनको फॉलो कर रही है, एक्सेप्ट आपके लिए अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआत अभी तो शुरुआत तो इसलिए उनके बारे में अभी एनालिसिस नहीं किया है। लेकिन जो बाकी सारी पार्टियां उसमें हालात ये है कि उनके जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके अंदर ही ऐसी व्यवस्था है कि आप 20,000 से आरपीएफ का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पीपल एक्ट, तो उसके अंदर ये एक व्यवस्था है कि आप 20,000 से कम अगर पैसा लेते हो तो उसको आपको दिखाने की जरूरत, उसका हिसाब किताब दिखाने की जरूरत नहीं। पार्टियों के अंदर हालत ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पैसे, हमारे पास 2011 तक के जो रिकॉर्ड आए आरटीआई से निकाले, उसमें ये था कि कांग्रेस ने 2400 करोड़ रुपए लाए 7 साल में, पिछले 7 सालों में 2011 4 साल का जिक्र कर रहा था। और बीजेपी जो है वो 954 करोड़ के आसपास कुछ पैसा लेके आई। और इनके अंदर ये देखा गया कि इन्होंने जो ये रिकॉर्ड दिया इनकम टैक्स ऑफिस में, वो ये कहा कि 80% पैसा तो हमारा 20,000 से कम था, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कहां से आया। सिर्फ 20% पैसे का रिकॉर्ड दिया है कि कहां से आया। अब ये पार्टियां कहती हैं कि साहब आप रिकॉर्ड नहीं दिखाते या आप अपनी डोनेशन नहीं दूसरों से पूछती है कि आप डोनेशन नहीं दिखाते, ये तो बड़ा ही रिडिकुलस है। आप पहले अपना डोनेशन बताओ ना। आप कहते हो कि हमने 20,000, मतलब आप सोचिए 2400 करोड़ का 80%, यानी कि करीबन 2000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए जो है उसका हिसाब ही नहीं। ये बड़ी पार्टियां ना कार्यकर्ताओं वाली हैं, तो कार्यकर्ता छोटा छोटा पैसा देता है। विजय जी ये रेगुलेशन, विजय जी कोई रेगुलेशन ना होने के बावजूद, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी ने खुद होकर के ये नियम बनाया अपने लिए कि हमारे यहाँ अगर 100 रुपए चंदा भी आता है तो वेबसाइट पे दिखाई देगा आपको विदेशी धन कितना आया है। आपके लिए मैं इसलिए जिक्र नहीं करता, अभी जुम्मे 4 दिन हुए ना। हाँ, लेकिन इन 4 दिनों में क्या किया है हमने वो देखिए आप। विजय जी ये देखिए कि 20 करोड़ में हमने चुनाव लड़ करके एक स्टेट में अपनी सरकार बना दी। हमने करके दिखाया कि पैसा जरूरी नहीं होता है, आपको सैकड़ों करोड़ रुपए एक मोदी जी की रैली में जरूरत नहीं होती खर्चा करने की। यदि आप जनता के बीच में जाओ और काम करो तो कम पैसे में आप चुनाव लड़ सकते हो। विजय जी अभी देख रहे हैं कि आप जो अभी पिछले इस चुनाव में भी राजस्थान में आप देखेंगे तो बीजेपी को पूंजीपतियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है जी। तो आप ये जानते हैं कि जब पूंजीपति किसी को पैसा देता है तो अपने स्वार्थ के लिए देता है, वो जनता की भलाई के लिए नहीं पैसा देता कभी भी। वो जनता को सुविधा देने के लिए भी पैसा नहीं देता है, वो कहता मुझे कितनी सुविधा दोगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिबेट दो। आपको मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार से हमने पार्लियामेंट में कहा कि आप 35 किलो अनाज गरीबों को 2 रुपए किलो दे दो, 1,76,000 करोड़ रुपए लगेगा उसमें केवल। इन्होंने वो 1,76,000 करोड़ रुपए उस नहीं दिया, लेकिन इन्होंने 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा पूंजीपतियों को दिया। एक अकेले अंबानी को आज इतना पैसे के मुनाफे की ये छूट दे रहे हैं, तो आज ये उनकी पॉकेट में। हमने आरटीआई में पूछा अंबानी जी से जब प्रधानमंत्री कितनी बार मिले, लेकिन छूट नहीं बताएंगे ये। आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री से मिलना कोई अपराध नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा जी पिछले 5 साल जब रही, एक भी श्रमिक नेता से नहीं मिली। आज भी इनकी हालत यह है कि जब से सरकार में आया, न्यूनतम वेतन बढ़ना था अभी जनवरी में, 1 जनवरी से कांग्रेस ने इंटेंशन जारी करवा दिया था लेबर डिपार्टमेंट से, लेकिन इन्होंने आती फाइल दबा ली वसुंधरा जी ने। 23 रुपए रोज का जो न्यूनतम वेतन बढ़ना, तो काम किसके लिए कर रहे हैं? गजेंद्र सिंह जी, आपको इन सब लोगों की नासमझी पर हंसी नहीं आ रही? नहीं, बड़ी बड़ी रैली कैसे होगी? 185 करोड़ रुपए मोदी 5-5 लाख, 2 लाख 3 लाख लोगों की रैली आप रोज करवा रहे हैं। रोज हवाई जहाज जा रहा है, इतना बड़ा कारवा है। विजय जी, आप बीजेपी से एक बात और पूछिए, मेरा कहने का है कि अमेरिकन कंपनी को इन्होंने अभी मोदी के चेहरे को इंडिया में चमकाने के लिए 400 करोड़ का ठेका दिया है। वो भी ऐसी कंपनी है जो कि वहां पर माफिया चलाती है, ड्रग माफिया। आप मेरे जैसे 500 करोड़ का ठेका दे दिया राहुल गांधी जी की छवि चमकाने का। भंवर सिंह, आज विदेशी कंपनी हमारे नेताओं की छवि भंवर सिंह जी आप मेरे जैसे नहीं 400 करोड़ का तो मोदी जी के लिए, 500 करोड़ का राहुल गांधी जी के लिए जापान से काम होगा, अमेरिका से 400 करोड़ भंवर सिंह राहुल जी की छवि चमकाने का पैसा कहां से आ रहा है? एक चाय वाला जो है वो इतना पैसा कहां से ला रहा है? 185 करोड़ रुपए एक दिन की रैली में। भंवर सिंह जी, मोदी जी ने कभी चाय बेची नहीं है हिंदुस्तान में, ये गलत प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भंवर सिंह जी नहीं, भंवर सिंह जी हमारे देश के भोले वाले लोगों को ऐसा चाय पार्टी करके बेवकूफ बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक्चुअल मुद्दा महंगाई है, आम जनता का जीवन स्तर गिर रहा है, पूंजी का संचय कुछ लोगों के पास में बढ़ रहा है देश के अंदर, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि चंद पैसे वाले लोग और पैसे वाले हो गए। अंबानी जी के पिताजी कल तक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, आज इतनी बड़ी पूंजी के मालिक इस कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों की देन से तो बने वो। आप देखिए, हमने टाटा को सिंगूर में जमीन नहीं दी,
लेकिन इन्होंने 2 मिनट में गुजरात में दे दी। क्यों? इनके पास जमीन थी क्या? हमने जनता की आवाज पे, किसान की आवाज पे जमीन नहीं दी, लेकिन इन्होंने 2 मिनट में टाटा को जमीन दे करके क्या दिखाया? गरीब किसान की जमीन छीन ली और पैसे वालों को दे दी इन्होंने। आपने देखा है कि गरीब किसान से जिसकी जमीन ली है उसको कितना फायदा हुआ है? थोड़ा सा कहाँ जा रहे हैं? क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं? आज गुजरात में मजदूर की हालत क्या आपको पता नहीं है? केवल आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको 4,000 रुपए में 12 घंटे काम करना पड़ता है गुजरात के अंदर मजदूर को। पीएफ की सुविधा नहीं है, यूनियन बनाने की सुविधा नहीं है। आज वो कम्युनिस्ट सिंगूर वाले बुला रहे हैं उनको, वो तो उसको लेकर बहुत कत्लेआम हुआ। कहाँ पे? क्या चीज? सिंगूर में तो देखे के लिए तय किया था पार्टी ने तय किया। राजस्थान में ज्यादा लोग मरे, केवल 7 लोग। ममता जी ने आके वसुंधरा जी के राज में सैकड़ों लोग मारे गए। अधूरा सच नहीं है। सिंगूर में जो हुआ उसमें 7 लोग, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन वसुंधरा जी ने आज तक माफी मांगी है? नहीं, वो माफी कभी नहीं मांगी है। जब गलती करी पुलिस की वजह से गोली चली, सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया। सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया था, सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया। ये लोग तो गोली चला के भाई से भाई को मरवा करके भी माफी मांगने तक की जरूरत नहीं समझते। हमारे मुख्यमंत्री ने तो माफी भी मांगी कि वो गलत हुआ है। माफी मांग के प्रूव करना चाहते हैं कि गलती हमने करी है। केवल 7 हमने करा उस चीज। ऐसा राज्य कौन सा जिसमें गोलीबारी नहीं हुई? आप बता दें देश में, आपके राज्य में नहीं हुई? गजेंद्र, आपने सबसे ज्यादा लोग मारे। आजादी के बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा गोलीबारी वसुंधरा जी के राज में हुई है। ये रिकॉर्ड है। ये सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक जी बैठे हैं, बता दें मुझे गलत बात है तो। भंवर सिंह जी आप बोले तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हम दूध के दुल्हे तो खून के नहाए हुए? गजेंद्र जी आप बोलिए। भंवर सिंह जी तो मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास की तरह बात कर रहे हैं। 400 करोड़ आपको समझ में नहीं आ गया? 400 करोड़ कितना छोटी सी रकम होती है, आप इसको छोड़िए। देखिए मुद्दा वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैर भंवर सिंह जी ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता के सामने गजेंद्र जी आपसे सहमत हूं, बहुत सारी बातें सही है, लेकिन इनको जवाब तो दे रहे थे आप। दीजिए क्या जवाब गजेंद्र जी को जनता को पता चलना चाहिए कि इनके पास जवाब क्या है। जी भंवर सिंह जी क्या आपका जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी जो डोनेशन बड़े आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रहे हैं। देखिए जब कांग्रेस और बीजेपी पे आप बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं कि ये तो फैक्ट्स की बात बता रहा हूं, आंकड़े नहीं दिखा रहे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट पे आ रहा हूं। जब आप बड़े बड़े फैक्ट दिखा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी पूरे थ्रू आउट द नेशन, पूरे देश में रिप्रेजेंट करती है, और जितना बड़ा नेटवर्क उनका है, जितना बड़ा कार्यकर्ता बेस उनका है, और जहां जहां तक अभी आज के बात है, कल की बात है, हमारा कार्यकर्ता 1 वोट 1 नोट के लेके पूरे स्टेट में सब जगह निकला हुआ है। तो इतना बड़ा कार्यकर्ता बेस जिस पार्टी का होगा, और वो जितना जहां खर्चे के लिए, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, वो करेंगे ना। बड़ी पार्टी है इसलिए बड़ा पैसा होगा ना, क्यों नहीं होगा? और उनके खर्चे के लिए उनको पैसा चाहिए, बिना पैसे के ये तो अभी आम आदमी पार्टी अभी इस पर चर्चा। बीजेपी कैसे जनता को मूर्ख बनाया? ये जेल में पैसा कहां से आता है? कवर नहीं आता है, जेल में पैसा कहां से आता है? की बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ आबादी हमारी राजस्थान की है ना। 6 करोड़ नोट इनके पास आ जाए, 6 करोड़ रुपए एक सीट पे 6 करोड़ खर्च करेगी बीजेपी। जी ये इस पर चर्चा समझ में नहीं आ रहा। मिनिमम है, लोग ज्यादा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये खाली जनता को डाइवर्ट करने के जो भ्रष्टाचार का पैसा लेते हैं उसको हम दबा दें, इस बात से इससे नहीं दब सकता। गजेंद्र जी नहीं समझेंगे ये लोग। ये 1 नोट 1 वोट की बात नहीं है। आपके तो 1 सेठ 1 हवाई जहाज है। मैं अभी कल परसों देख रहा था, अदानी जी का जहाज की फोटो लगी हुई थी नरेंद्र मोदी जी के पीछे। इसलिए ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता में क्या बड़ा मुद्दा है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तुरंत लौटकर आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का देश के सामने। इससे देश बहुत जूझ रहा है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को मतलब एक तरह से दिशाहीन करने के लिए ये सांप्रदायिकता का प्रयोग किया जा रहा है, वरना मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान। मौला तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान। एक अलग सांप्रदायिकता निकल चुकी है कि तुम राजस्थान के हो, तुम गुजरात के हो। अरे गुजरात के गुजराती नरेंद्र मोदी, तुम महाराष्ट्र में आकर के गुजरात की बात क्यों करते हो? राज ठाकरे, अरे यूपी और बिहार के भैया, तुम यहाँ आकर के दूध क्यों बेचते हो, सब्जी क्यों बेचते हो और टैक्सी क्यों चलाते हो? उद्धव ठाकरे, अरे भाई हो गए तुम मनोज तिवारी, लेकिन तुम यहाँ भोजपुरी की फिल्म क्यों बनाते हो?
हो गए तुम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, लेकिन तुम्हारे घर पर हम हमला करेंगे क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश के इलाहाबादी हो। अमर सिंह जी की एक अलग राय है सांप्रदायिकता को लेकर, प्रांतीय सांप्रदायिकता पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारा सवाल था बड़ा कि क्या सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। जनता का जवाब, दर्शकों की राय हमें मिली है। 67% लोग मानते हैं कि नहीं, यानी कि वो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 33% लोग हाँ कहते हैं, उनके लिए सांप्रदायिकता भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन 67% लोग जो हैं भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानते हैं। हमारे पैनल के भी ज़्यादातर लोगों की राय यह है। पुष्पेंद्र जी, आपकी एक्सरसाइज मुझे लग रहा है कामयाब नहीं हो रही है। जनता अब भी जो है भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मानती है। बिल्कुल, आपने कुछ कोशिश की सांप्रदायिकता का एक नया कलर देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता का मैटर तो कभी कभार ये बीजेपी लाती है, लेकिन अभी चुनाव है सर पे, इसलिए इस मैटर को दबा के रखा गया है। लेकिन जो हम आम युवाओं की राय है, आज चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार मिटे, महंगाई जो आसमान छूने जा रही है वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो। आप कांग्रेस को मिटाने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। कांग्रेस के राज के अंदर जो मुद्रास्फीति है वो भी काफ़ी बढ़ी है। आज आम आदमी की जो आय का स्तर है वो भी बढ़ा है और देश विकास की तरफ भी गया है। तो जब जब देश में विकास होगा, निश्चित तौर पे कई चीज़ें सामने आती है। तो वो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ा मुद्दा है, हम सबको मिलकर के उसमें एक रहना चाहिए। जी भंवर सिंह जी, मतलब ये माना जाए कि आप यदि चुनाव के बाद सरकार बनने की कोई स्थिति आती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के साथ आप किसी हालत में नहीं जाएंगे। दोनों मुद्दे, मैं आपको द्विवेदी जी कहूंगा कि दोनों मुद्दे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक एकता जरूरी है। यहाँ किसी को बड़ा या छोटा कहना, हिंदू बड़ा है या मुस्लिम छोटा है या क्रिश्चियन ऐसे हैं, करप्शन और सांप्रदायिकता सब लोगों से मिलकर, करप्शन सांप्रदायिकता में कोई चीज में 50-50 मान रहे हैं आप? नहीं, हमारा कहना दोनों मुद्दे अपनी अलग अलग जगह पूरा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसको क्या मानूं कि आप दोनों के साथ जा सकते हैं? नहीं, दोनों के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप विशेष जो है आज की उसको डिबेट को जो है घुमाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो दोनों आपकी राय जानना चाह रहा हूं आखिरी। ये दोनों मुद्दे अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिकता अपनी जगह एक बहुत देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए जरूरी है कि सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए, और ये हमने करके दिखाया बंगाल में, और स्टेटों में ये नहीं संभव हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के। पारिक साहब, आपको क्या लगता है? 35 साल में एक दंगा नहीं हुआ, 35 साल के राज में। पारिक साहब देखिए, अरविंद जी ने क्या कुछ कहा? लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है आपकी पार्टी को ताकत दी है ताकि नरेंद्र मोदी को रोक सके। अरविंद जी ने आज क्या कहा था ये बयान मैंने देखा नहीं है, मैं मेरी राय दे रहा हूँ आपको, व्यक्तिगत राय। सांप्रदायिकता ये मुद्दा, अरविंद जी को छोड़ दीजिए, आपकी राय क्या है? मेरी राय दे रहा हूँ मैं आपको। सांप्रदायिकता ये मुद्दा बनाया जाता है सत्ता में आने के लिए, और सत्ता में आने के बाद में भ्रष्टाचार किया जाता है। मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। जब कोई पार्टी कहती है कि सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, बीजेपी को नहीं आने देंगे। हमारा ये मतलब नहीं है। यदि हम कहते हैं सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है, इसका मतलब केवल इतना है कि देश में सभी को सिक्योर्ड वातावरण मिलना चाहिए। ये बात ठीक है क्या? लेकिन हम कभी भी कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी को समर्थन नहीं देंगे। जो है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए खड़ी की गई है। अब ये इनकी बनाई हुई बातें हैं। नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो तय हुआ, दिल्ली में आपने बीजेपी की सरकार बनने से रोक दिया। नहीं, हमने कहाँ रोका है जी? आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये केवल देश के आम आदमी है। ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है? गजेंद्र जी, आपको लग रहा है कि कहीं जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाकर आपने वो खो दिया है, और अब सब लोग एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म पर खड़े होने लगे? जैसे आज 11 पार्टियां दिल्ली में खड़ी हो गई थी, फिर वो सब मिलकर कांग्रेस का समर्थन लेंगी या समर्थन देंगी, फिर आप अकेले पड़ जाएंगे, फिर सीट गिनने लगेंगे आपकी कितनी कम पड़ रही है। मैं मानता हूँ जैसे जैसे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ग्राफ बढ़ेगा, इस तरह से ये विरोध होगा। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, वो इसलिए हो चुका है, उसका कारण है भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से एक छोटा सा नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी भ्रष्टाचार से इतना प्रभावित है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय एंटी मोदी, एंटी कम्युनिज्म एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, माहौल बन रहा है? हो सकता है इसको रोकने के लिए आपको मोदी की जगह कोई नया लीडर लेना पड़े? कोई नहीं, मोदी की जगह मोदी हमारा बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के अपना लीडर दिया है। एक बात। दूसरी बात, जिस मुद्दे पे बार बार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, जनता जानती है वो मुद्दा नहीं है। जनता जानती है कि मोदी ने, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, मैं एक मिनट मुझे बोलने दें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस स्टेट में रहे, वहां जो डेवलपमेंट की रेट है, वहां जो ग्रोथ की रेट है, वो जितनी है उनसे घबरा के, मतलब वो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा। और भ्रष्टाचार का विकास पुरुष के नाम पे जितना मोदी को बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये इकट्ठे होना। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार दोनों पार्टियां करती आई है। जनता ने देख लिया कि पिछले 65 सालों से कोई ऐसी पार्टी नहीं है। कोई विकास हो रहा है। अगर विकास हुआ होता तो जयपुर में पानी नहीं मिल रहा है।
जयपुर में पानी कहां से आया? अभी जो पानी आया वो लेके कहां से आई ये सरकार? कौन सी सरकार लाई है? मैं 20 साल से पांचवा आप तो ये बताना, जयपुर में जो पानी आया वो कहां से आया? सरकारी पानी नहीं है वहां पर। जयपुर में पाइपलाइन किसने बिछाई है? पड़ रहा है। जयपुर के अंदर जो पृथ्वीराज नगर योजना है उसमें सरकारी पानी नहीं है। आज जो बिजली 24 घंटे की बात कर रही है सरकार, आज सारा दिन बिजली नहीं आ रही है, पानी पीने को नहीं मिला हमारी कॉलोनी को। ये लोगों को पागल बना रहे हैं। इनका जो है आज सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाना चाहिए कमल जी के पास बेरोजगारी। मैं आपसे एक छोटा सा जानकारी, मुझे जानकारी नहीं इलेक्शन के बारे में, क्योंकि मैं बाद में आता। कितनी सीटें मिली हैं सीपीएम को अभी इस इलेक्शन में? राजस्थान में जी अभी नहीं मिली है। अच्छा कमल जी, आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं। आपको कोई उम्मीद लगती है कोई भी सरकार आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, नरेंद्र मोदी जी की आए, भंवर सिंह जी के साथ मिलकर आए, पुष्पेंद्र जी की सरकार आए, क्या भ्रष्टाचार को अगले सरकार मुद्दा बनाएगी? खासतौर से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता ने कहा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप भी ये कह रहे हैं। मैं समझ रहा था पहले कि आप नासमझी कर रहे हैं, लेकिन आप ही समझदार निकले, तो क्या है? देखिए क्या होता है, मैंने शुरुआत भी करी थी कि हर इंसान, मतलब जो एक आम नागरिक है, वो रोज अपनी जो मतलब दो चार होता है वो भ्रष्टाचार से होता है जी। किसी भी बात को लेके, किसी भी ऑफिस में अपने अधिकारों के लिए, अपनी बात के लिए, अपनी सुनवाई के लिए, छोटे मोटे ग्रीवेंस के लिए, हर मामले के लिए एक भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा होता है कि जहां जिसको जो अधिकार है कम्युनलिज्म पहला तो ये करप्शन। अब जब ये हो जाता है, जब आदमी इस सब में गिरफ्त में है, उस हाल के अंदर कुछ पार्टियां ये सोचती है कि कैसे करके अब वोट बैंक बनाए जाए, और उस वोट बैंक में वो दंगा और फिर रेवड़ियां बांटना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। तो सबके अपने अपने एजेंडे। अब बात ये है कि ये जो भ्रष्टाचार की बात है वो जनता तो उठाएगी, जनता तो उसके ऊपर लड़ेगी, और जनता लड़ भी रही है। आज आप देखिए आरटीआई के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, मतलब आरटीआई कानून का, उसमें अभी तक 22 से ज्यादा लोग मर गए हैं, वो रुक नहीं रहे, और 70 से ज्यादा लोगों के ऊपर पिटाई हुई है। किस मामले में लेके? सिर्फ इसी मामले को लेके कि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया, और बड़ी लड़ाई करने के बाद एक विस्लब्लोअर एक्ट भी पास हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि लड़ाई तो जारी रहेगी और लोग ज्यादातर लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन सांप्रदायिकता भी छोटा मुद्दा नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। आप सब लोग बिग फाइट में आए और आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और चलते चलते खूबसूरत किए। दिल में समझा शाह का शादू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, समझा शाह का शादू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल से समझा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल से समझा, बेकसों की तकदीर